हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से 16वां टॉपिक गुप्तों की साम्राज्य सीमा विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। गुप्तों की साम्राज्य सीमा का वर्णन करें। श्रीगुप्त द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य को चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे कुशल शासकों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इन शासकों में समुद्रगुप्त के काल में साम्राज्य की सीमा का सर्वाधिक विस्तार हुआ तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में तो यह अपने सर्वोच्च शिखर पर ही पहुंच गया था। चंद्रगुप्त के विजय अभियानों की हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की साम्राज्यवादी अभियानों को एक निश्चित गति, दिशा और विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। इसकी जानकारी हमें हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय की नीति आर्यावर्त से प्रारंभ की। इस क्रम में उसने अच्युत नागसेन, गणती नाग, चंद्रवर्मन, नागदत्त इत्यादि शासकों को पराजित किया। उसने उत्तर भारतीय राज्यों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ला दिया। समुद्रगुप्त इस तथ्य से अवगत था कि उत्तर भारतीय राज्यों को एक राजनीतिक छत्रछाया में लाने के बाद ही अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हेतु कदम बढ़ाया जा सकता है। समुद्रगुप्त इस तथ्य से भी अवगत था कि भौगोलिक असुविधा एवं व्यवहारिक प्रशासनिक समस्याओं के कारण पाटलिपुत्र के सुदूर दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना अत्यंत ही कठिन था। अतः उसने दक्षिण के शासकों को सिर्फ पाटलिपुत्र का आधिपत्य स्वीकार करने एवं नियमित रूप से कर देने हेतु बाध्य किया। दक्षिण भारत के विजय अभियान के क्रम में समुद्रगुप्त ने कौशल, कुरुल, कांचीपुरम इत्यादि शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य भारत के जबलपुर जिले तक फैले प्रायः 18 जनजातीय राजाओं को पराजित किया। उत्तर पूर्व में पूर्वी बंगाल के समुद्र तट तक का राज्य डवाक, कामरूप, जालंधर, करतापुरा और नेपाल को उसने अपने साम्राज्य अंतर्गत किया। समुद्रगुप्त ने मालवा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों को भी पराजित किया, लेकिन उन्हें भी दक्षिण के समान प्रत्यक्ष शासन ना करके केवल अधीनता मनवा कर लेना यानी टैक्स लेना प्रारंभ किया। इस तरह समुद्रगुप्त ने जिस विशाल साम्राज्य को स्थापित किया वह पूर्व में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम में यमुना, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा तक विस्तृत थी। इसके अतिरिक्त भी प्रायः सभी भारतीय राज्यों पर उसका प्रभाव था। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियानों के द्वारा गुप्त साम्राज्य को मजबूत कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को इसी कारण विशेष विजय अभियानों की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे इस विशाल साम्राज्य को सुरक्षित और संगठित रखना था। दक्षिण के क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय ने वकाटकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य को और अधिक संगठित किया। पश्चिमी भारत में शकों की शक्ति समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद काफी बढ़ गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए शकों को हराना
इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सौराष्ट्र तथा कोंकण के तटीय इलाकों पर शकों का कब्जा था। सांची तथा उदयगिरि के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय से गुप्त साम्राज्य की सीमा का विस्तार पश्चिम में और बढ़ गया। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय राज्यों को तो समुद्रगुप्त अपनी अधीनता मनवा चुका था, किंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन गणराज्यों को पूर्णतः केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया। अगर दिल्ली स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उसकी विजय बंग एवं बाध्यलिक प्रदेशों पर भी हुई। इस प्रकार समुद्रगुप्त द्वारा प्रारंभ किए गए साम्राज्यवादी नीति की पराकाष्ठा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में संपन्न हुई। इस प्रकार हमारा विषय यहां समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।